आज हम जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये 2019 में नया बन गया है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं और 107 इसमें धाराएं हैं। यानी इससे पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था उसका प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इसमें विवाद निपटारे के लिए कितने स्तर बने हुए हैं, तो वो 3 स्तर हैं: जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। और इनकी अलग अलग राशियां हैं। यानी कुछ राशि ऐसी है जिसका क्लेम डायरेक्ट स्टेट में होगा और कुछ बड़े क्लेम होते हैं उनका क्लेम डायरेक्ट राष्ट्रीय प्रतितोष आयोग में होगा और कुछ का जिला स्तर में। और जिले की अपील राज्य में होती है और राज्य की अपील केंद्र में होती है। तो भारत में अब तक उपभोक्ता संरक्षण कानून 2 बन गए हैं 1986 में, और अभी उसमें कुछ संशोधन करके 2019 में संसद ने नया कानून लागू कर दिया है। और इसके लागू होने की तिथि है 20 जुलाई 2020। तो नया कानून बना है ये 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। अब आगे वाला प्रश्न अपना आता है कि MRP क्या है। ज्यादातर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है MRP। तो MRP का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कोई भी खुदरा विक्रेता है वो उसको उस मूल्य से यानी अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर वो नहीं बेच सकता। इसके बाद एक शब्द आता है गुडविल। गुडविल क्या है, इसको हिंदी में ख्याति कहते हैं। अब जैसे कई परिवारों की गुडविल हम अपनी भाषा में कह सकते हैं साख अच्छी होती है, और जिस परिवार की साख अच्छी होती है उसको पैसे मिल जाते हैं, या और अन्य भी कोई भी गतिविधि है तो उसके लिए उस परिवार पे आराम से विश्वास कर लेते हैं। जैसे भारत में टाटा की जितनी कंपनियां हैं इनकी गुडविल अच्छी है, ख्याति अच्छी है कि हम कोई बस खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं तो ज़्यादातर हम टाटा का या अशोक लीलैंड का खरीदते हैं। यानी उस मामले में भारी व्हीकल्स में टाटा की गुडविल अच्छी है। जैसे हम जूते खरीदते हैं तो हम ज़्यादातर बाटा के खरीदते हैं, तो जूते के मामले में बाटा कंपनी की गुडविल अच्छी है। गुडविल भी एक संपत्ति है। यानी नामी गिरामी जो कंपनियां हैं उनको अपना माल बेचने के लिए ज़्यादा ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है कि जैसे कोलगेट है, कोलगेट एक ब्रांड नेम है, लेकिन हम जब भी पेस्ट मांगते हैं तो हम पेस्ट नहीं मांगते। ज़्यादातर 80% लोगों का यही है कि भाई साहब कोलगेट देना। फिर वो कोलगेट देता है तो हम ये कहते हैं कि कोलगेट नहीं चाहिए हमें पेप्सोडेंट चाहिए, हमें शिबाका चाहिए, या जो भी है वो। लेकिन मतलब कोलगेट का इतना अच्छा ब्रांड हो गया कि वो पेस्ट का ही एक पूरे पेस्ट जगत में कोलगेट ने अपनी एक अच्छी गुडविल स्थापित कर ली। तो गुडविल का अर्थ होता है ख्याति। ये कंपनी की एक अमूर्त संपत्ति है। इसको मूर्त नहीं कहते, ये दिखाई नहीं देती, अमूर्त संपत्ति है गुडविल। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये है 15 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है टिस्को यानी टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई। ये भारतीय उद्योगपतियों द्वारा लगाया गया पहला सबसे बड़ा उद्योग था आजादी से पहले का, और यह जमशेदजी जहांगीर जी टाटा ने लगाया था। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में। झारखंड में है जमशेदपुर, और आजादी से पहले या सन 2000 से पहले ये बिहार में था। कंपनी अधिनियम मित्रों 2 बन चुके हैं, 1913 में और एक है 2013 में। 2013 का जो कंपनी अधिनियम है उसने कंपनियों के मामले में बहुत कुछ चेंज किया है कि जैसे कंपनियों के जो प्रबंध कार्यकारिणी है उसमें एक महिला का चयन होगा, और
एक सामाजिक उत्तरदायित्व एक स्कीम शुरू की गई है, CSR। इसका अर्थ है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है सामाजिक उत्तरदायित्व है। संगठित जगत का सामाजिक उत्तरदायित्व है, यानी जो भी कंपनियां 2013 के कंपनी अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो भी कंपनियां सालाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लाभ कमाती हैं तो उनके अपने टोटल प्रॉफिट का 2% प्रतिवर्ष शिक्षा में, चिकित्सा में या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा। तो आजकल हम देख रहे हैं जैसे IC एजुकेशन फाउंडेशन है, मोरार का फाउंडेशन वगैरह, जो भी ये नामी गिरामी कंपनियां हैं, ये अपने जो 2% की राशि है इनके लिए अनिवार्य प्रावधान है कंपनी अधिनियम 2013 में। जैसे SBI स्टेट बैंक ये सरकारी कंपनी है तो इसको भी अपने लाभ का टोटल मार्जिन या प्रॉफिट का 2% हिस्सा खर्च करना पड़ता है सामाजिक कार्यों पर। फिर अगला है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कब तक का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना पड़ता है, तो गत 8 वित्तीय वर्षों का समस्त वाउचर और पूरा लेखा केस बुक वगैरह सारा कंपनियों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। 8 साल के बाद ये नष्ट कर सकते हैं। 8 वर्ष तक कभी भी आयकर विभाग के द्वारा, GST की टीमों के द्वारा या अन्य गवर्नमेंट के विभाग के द्वारा इनको मांगा जा सकता है। फिर अगला बिंदु है अंकेक्षण किसकी प्रलेखन, यानी इसमें जो कागजात हैं, अंकेक्षण से संबंधित जितने भी कागजात हैं वो एक अंकेक्षक की निजी संपत्ति मानी जाती है। वो अपनी इच्छा होगी तभी कंपनी को हैंडओवर कर सकता है, अन्यथा नहीं। वो कंपनी को क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट जारी देगा। बाकी कोई भी जो कच्चे कागजात हैं, गणितीय क्रियाएं हैं, कच्ची बैलेंस शीट है, वो कभी भी कंपनी को नहीं देगा। इसके बाद आता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट पद है और कंपनियों के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा। ये किस में काम करता है, केवल संघ और राज्य की, केवल संघ प्लस राज्य की संचित निधि पर, निधि के व्यय की जांच, अन्य किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट फंड की जांच कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नहीं कर सकता। ये सिर्फ संचित निधि की जांच जो व्यय हुआ है उसकी कर सकता है और इसका अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति की जाती है। आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधन की जिम्मेदारी है, यानी आंतरिक अंकेक्षण किसी भी सरकारी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में जो लगातार साल भर जो अंकेक्षण चलता रहता है वो क्लर्क के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा निरंतर होता रहता है। तो ये इसको आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। ये आंतरिक नियंत्रण का ही एक छोटा भाग है, ये कंपनी के कर्मचारी करते हैं और प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है। फिर आगे का बिंदु आता है कंपनी के समापन, यानी मान लीजिए कोई कंपनी घाटे में चली गई, वो दिवालिया हो गई, बंद हो रही है, तो उसकी जो संपत्तियां हैं उसको नीलाम किया जाएगा या बेचा जाएगा। तो सबसे पहले उस धन पर किसका हक होगा, शेयर होल्डर का किसी भी हालत में नहीं होगा, उसके प्रमोटर्स का भी नहीं होगा, प्रमोटर यानी कंपनी को बनाने वाले लोगों का भी नहीं होगा। सबसे पहला हक किसका होगा, डिबेंचर होल्डर का, यानी कंपनी को जो व्यक्ति ऋण दे रहे हैं उनका सबसे पहले हक होगा। उस पर सबसे पहले ऋण धारक को चुकाया जाएगा, उसके बाद शेयर होल्डर्स वगैरह या अन्य ऋणदाताओं को। फिर आता है अंशधारक वाला, हमने क्लियर कर दिया कि अंशधारक को कंपनी के समापन में यदि अंत में कुछ राशि बचती है तभी उसको कुछ दिया जाएगा, अन्यथा उसकी इन्वेस्टमेंट राशि 0 हो सकती है। गैर हास योग्य परिसंपत्ति यानी जिसमें डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं होता, घटाव नहीं होता, वो एकमात्र संपत्ति होती है भूमि। भूमि में किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं होता,
जबकि फर्नीचर में भवन हमने 1 साल पहले बनाया, उसकी रिपेयरिंग होगी या धीरे धीरे उसमें चीजें, तो मारवाड़ी में कहते हैं, वो होता रहता है। हास्य योग परिसंपत्तियां होती है, फर्नीचर ये भी खराब हो सकता है, भवन भी दिन प्रतिदिन खराब होगा, मशीन भी घिसावट में चली जाएगी, उपकरण भी खराब होंगे, तो ये हास्य योग परिसंपत्तियां डिप्रिशिएबल योग है। फिर आता है अदृश्य संपत्तियां, इनकी चर्चा हमने ऊपर कर ली है कि ये कौन कौन सी है। गुडविल है, एक पेटेंट है, पेटेंट भी ये अमूर्त संपत्ति है। और मित्रों, भारत में पेटेंट 20 साल के लिए जारी होता है, इसकी अवधि कई बार आई हुई है। कितने वर्ष के लिए? ये है 20 वर्ष के लिए। और कॉपीराइट जो कानून है, कॉपीराइट किसी कंपनी का ये अमूर्त संपत्ति है। तो हम आगे वाले वीडियो में इनकी थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।